टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिस्टिक्स। डिजिटल लॉजिस्टिक्स के पूरी मतलब के पूरी प्लानिंग फ्रॉम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ को मिला जो होता है ना फ्रॉम इन अ सप्लाई चेन, और कि उसको डिजिटली इन्हेंस कर देना ताकि हमारे कस्टमर्स के लिए और हमारे जितने भी बाकी के हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए आसानी हो। तो हम उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ये हैं कि नंबर 1 लीडरशिप, कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि एवरीवन नोज द डायरेक्शन, के वो कंट्रोल करेंगे सबको, वो बताएंगे कि किस तरह सब कुछ होना चाहिए, और अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो इट विल बी अ सक्सेस फैक्टर। और फिर सेकंड है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सपोर्टिव होना चाहिए, वरना अगर इट कुड टर्न इनटू अ फेलियर, कि अगर कि सबको इफ मतलब अगर सब एक ही पेज पे नहीं है, और मतलब सपोर्टिव होना चाहिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। और थर्ड है एम्प्लॉय एंड पार्टनर एंगेजमेंट। जब हम एम्प्लॉय भी हमारा की एंगेजमेंट, मतलब हमारे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हमारी किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है पूरा, कि हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक वो इम्पोर्टेंट है, और एक और कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, जब मतलब हमारे सप्लायर्स वगैरह सबको, और हमारे स्टेक होल्डर्स सबको पता हो कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड, या कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो इन सबको भी अपडेटेड रखना चाहिए ताकि इनकी इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से फिर हमारा जो ये तभी ये सक्सेस फैक्टर में इंक्लूड होता है। फिर हमारी जो बिजनेस अलाइनिंग बिजनेस एंड आईटी स्ट्रेटजीज, हमारी जो बिजनेस की हमने स्ट्रेटजीज बना, वो नहीं बताया, कोई भी ग्रुप आके पहले बताया। हमारी जो बिजनेस की जो भी हमारी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं उसको, और हमारी जो आईटी की स्ट्रेटजी हुई ना, तो इन दोनों को अलाइन करना ताकि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए, कोई हमारी ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आए जो ऑनगोइंग है, और मतलब सब लोग एक साथ चलें, सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक आ जाए, अगर दोनों बिजनेस की स्ट्रेटजी और आईटी की स्ट्रेटजी को साथ लेके चलना है। फिर नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, हमारे प्रोसेसेस जो होते हैं उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन रखनी पड़ेगी, जिससे हमें ये पता चले कि अप टू द ये मार्क है, इस तक होना चाहिए, सो वी आर नॉट इन अ लॉस। और जितनी भी हमारी और डेटा इंटीग्रेशन है, तो मतलब ये कि डेटा जितना भी हमारे पास हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पास है पास डेटा, या इस तरह की सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें फ्यूचर में आसानियाँ हो, हमारे डिसीजंस लेने में हमें ये पता हो कि ये किस तरह कर लेना चाहिए, ये नहीं, वी शुड अवॉइड दिस, या इस तरह करके। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। देन इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट। अगर हम इम्प्लीमेंट तो कर लें लेकिन हमारे एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होंगे तो फिर इट विल बी अ फेलियर। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, उनको स्किल्स देना ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स होंगी तो उनको एवरी एम्प्लॉय विल नो कि अच्छा ये नहीं, ये इस तरह होगा, और दे विल बी ट्रेंड, और अगर उनके पास स्किल्स होंगी तो सब उनको करना आता होगा, और इस तरह वो एक सक्सेस की तरफ जाएंगे। वरना एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेंड और उनके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं हुई भी होंगी तो इट विल बी अ फेलियर। एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब कि एजाइल एक सॉफ्टवेयर हो क्या होता है जिसमें जो हमारे प्रोसेसेस है उसमें स्मॉल स्मॉल डिविजन्स कर देते हैं। तो उसको जब हम डिजिटल लॉजिस्टिक्स में वो आता है, तो अगर हम उसको सही से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, वरना इट विल लीड टू के फेलियर, के मतलब अगर हम लोग उसको भी देखना है हमें।
फिर हमें नेक्स्ट इज लास्ट क्रिटिकल फैक्टर सक्सेस फैक्टर इज लेवरेजिंग इंटरनल एक्सटर्नल नॉलेज। तो हमें जो हमारे पास इंटरनल हमारी नॉलेज है अपर मैनेजमेंट की या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे लोग हैं और एक्सटर्नल नॉलेज दोनों को हमें मिला के लेवरेज करना है ताकि हमें बहुत एक अच्छी सी हमें नॉलेज मिल जाएगी। तो हमें पता होगा कि अच्छा वी हैव टू डू दिस। और हमें एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब सबके जो अपर लेवल मैनेजमेंट वगैरह होती है उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है। तो इस तरह अगर हम उसको लेवरेज करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये सक्सेस फैक्टर्स खत्म हो गए, हमारे बैरियर्स हैं उसके बाद। फर्स्ट बैरियर ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिस्टिक नेटवर्क्स एंड अंडरलाइंग प्रोसेसेस। ये सब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमें बहुत सारी हमने अच्छी बातें देख ली, लेकिन बैरियर्स भी आते हैं। और ये है कि जो लॉजिस्टिक नेटवर्क होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बहुत सारे अंडरलाइंग प्रोसेसेस होते हैं। और अगर हर प्रोसेस सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, हर लॉजिस्टिक नेटवर्क की हर कॉम्प्लेक्सिटी को हमने नहीं एनालाइज किया होगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा ये हमारी जो पूरा प्रोसेस है डिजिटल लॉजिस्टिक्स अप्लाई होने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा खराब हो सकता है। बल्कि एक मतलब हाफ काम हुआ होगा, मतलब अगर हमने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ हो तो सही से ये एक बैरियर आ सकता है, तो उसको सही से देखना है हमें। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्किल्ड रिसोर्सेज। तो हमारे जो रिसोर्सेज अगर कम हुए या उसमें स्किल्ड रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं, वही जैसे ऊपर मैंने बताया था कि स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमें पता होना कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो अगर वो पूरी सही से हमें सही जगह लग इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी कि नहीं हो रही, वरना हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने की है बल्कि इन शॉर्ट के वो डाउन द ड्रेन चली जाएगी। अगर हमने सही से हमारे रिसोर्सेज नहीं हुए पूरे और हमारे स्किल अगर सही से नहीं स्किल्ड एम्प्लॉयज वगैरह सब कुछ हुए तो। एक्सेलेंट, बिल्कुल और सही। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है थर्ड। टेक्नोलॉजी अगर एक कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें लोग बहुत अडेप्टिव होते हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का होता है। तो अगर वो नहीं हुआ एग्जिस्ट करता हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत एक इट विल बी अ फेलियर कि अगर हम मतलब ये बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे आजकल भी हम देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, वो अभी भी ऐसे ही चल रहे, मतलब उनके एफिशिएंसी आई ही नहीं। तो फिर फोर्थ इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर एम्प्लॉयज बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बहुत रेजिस्ट करते हैं पूरा कि अभी तो चेंज किस मतलब क्यों आ रहा है ये वो, उनके सही नहीं समझ पाते, तो ये एक बैरियर बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमें इसको मतलब एक हटाने के लिए एक तरीके से कि हम लोग उनको समझाएं कि दिस इज़ फॉर द गुड। और लेकिन अगर हमने नहीं सही मेजर्स लिए तो ये बहुत हमारा इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर सकता है। देन इज़ डाटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ब्रीच। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि हमारी जो डाटा होती है वो हैक होने का, या हमारी सब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मतलब प्राइवेट डाटा होता है। तो अगर वो किसी उसमें ब्रीच हो गया तो इट विल बी बहुत मुश्किल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक बैरियर आ सकता है, तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे ताकि हमें पहले से ही हमारे बहुत ही सिक्योर्ड हमने अपने डाटा को रखा हुआ होगा, ताकि हमारा कोई नुकसान नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत मसला हो सकता है कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस आ सकती हैं कि मतलब इतनी अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका लिमिट हमने कर दी इन्वेस्टमेंट, फिर हमारे पास लिमिट आ गई कि इतनी फाइनेंस हमारे पास है, इतनी ही हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो फिर इसको भी देखना होगा कि अगर हमारे पास इन मिडिल ऑफ द प्रोसेस कि अगर हमारे पास लिमिटेशंस आ गई तो हमारा तो बीच में रह जाएगा काम। तो इसको बहुत ज़रूरी है देखना। और लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल सपोर्ट। अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए कि इस तरह नहीं आपको, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हमें सही से बताएंगे ना कि ये डिजिटल प्रोसेस आपका इस तरह चलेगा। अगर वो ही सही उनका सपोर्ट नहीं होगा और हम एक्सपर्ट सही नहीं कम होंगे हमारे पास या उनकी तो हमें नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस या राइट थिंग टू डू एट द मोमेंट। तो इस तरह हमें पूरा आईटी का सपोर्ट होना, स्टाफ का और एक्सपर्ट्स का सपोर्ट होगा, हमें उनकी एक्सपर्टीज और उनकी नॉलेज से हम ताकि फ़ायदा ले सकें। लास्ट इज लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इन्वॉल्व नहीं होंगे
एम्प्लॉयज़ हमारे प्रोसेसेस में, तो एक तरीके से कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। इट्स अ बिग डील कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ अगर नहीं होंगे तो पूरा चेंज नहीं आएगा और हमारे जो प्रोसेसेस है वो सक्सेस पे नहीं जाएगा। हमारा डिजिटल लॉजिस्टिक्स का भी पूरा प्रोसेस हम जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जो, और हमारे एम्प्लॉयज़ से कमिटमेंट चाहिए हमें, ताकि हम जो ये हमारा प्रोसेस है बिल्कुल सक्सेस में बदल जाए। और ये है हमारे बैरियर्स, बस यही था। बस फिनिश्ड सर। Excellent, yeah. Thank you very much. Next group, please. जल्दी स्टार्ट करें, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो टाइम ज़ाया हो रहा होगा। टॉपिक होता है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जिसको हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह अपना रिड्यूस कर सके जो भी हमारा वेस्ट होता है और कोई ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना जाए एनवायरनमेंट पे। अब इसके जो बैरियर्स हैं, पहला आता है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अगर किसी को भी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट या सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा या बात किसी कंपनी को अगर ये नहीं समझ आती और वो फिर भी उस तरफ चले जाते हैं, तो इनके लिए ये डिसएडवांटेज है कि वो इस बात को प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे और वो कम करने के बजाय हो सकता है उसको और ज़्यादा बढ़ा दें उस वेस्ट को। सेकंड हमारे पास इसके बाद ये है कि इसके अंदर जो है कंटिन्यूस लर्निंग की बहुत ज़रूरत होती है, कि ज़रूरी नहीं आपने बस एक दफ़ा बता दिया कि इसको क्या है और बस आपने समझ लिया कि आपके एम्प्लॉय से काम कर लेंगे। इस तरह नहीं हो सकता है। आप जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे आपको अपनी और ज़्यादा उसको बेहतर करना पड़ता है कि आप किस तरीके से जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, या किस तरह आप अपना वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, किस तरह आप एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट दे रहे हैं, अच्छा या बुरा। इसके बाद अगर हमारे पास प्रॉपर लर्निंग नहीं होती है या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर इसका ये हो जाएगा कि आप जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं टुवर्ड्स योर सोसाइटी, के जो आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसका मकसद ये होता है कि बस वो एनवायरनमेंट को ख़राब करे और बस अपना प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी को भी पता चले कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका बेनिफिट है एनवायरनमेंट को। ये नहीं है कि आप उसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, या आपने जो है जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें वाइल्ड लाइफ की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आप उसको तो नहीं ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आता है जब हमारे पास लैक ऑफ फंड्स हो। जब हमारे पास लैक ऑफ फंड्स नहीं, हम फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, जिसको या हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो है डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग आजकल हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो इस कदर जो है, मतलब इस बात को अब समझने लगे हैं कि इन्वायरमेंट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही नहीं है तो सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हो सकती है, जैसे हमारा वेदर है या हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सब ख़राब हो सकता है। तो आजकल लोग इस पर बहुत फोकस करते हैं और हर कस्टमर को ये चीज़ चाहिए होती है कि जो वो प्रोडक्ट ले रहा है वो ऐसा ना बना हुआ हो कि वो किस इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है या कुछ भी किसी भी तरह का कोई बुरा नुकसान आ रहा है। तो हमें उसके लिए एक अच्छा फंड होना और एक खास गवर्नमेंटल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कभी भी जो है इस चीज़ को अपनी कंट्री में नहीं ला सकते हैं कि मैं जो हूँ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊँ, जहाँ पे मैं अच्छे से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करूँ जो मेरे एनवायरनमेंट को बुरा ना करें। दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो बेहतर हो और वो जो है उस काम के लिए ज़्यादा अपना जो है क्या कहते हैं उसको कि रिटर्न दे, कि जो है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से हो सके। और दूसरा हमारे पास आता है टेक्निकल एक्सपर्टीज़। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स ये प्रॉब्लम जो है फेस करती हैं कि जब वो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने का सोचते हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं होता, जो भी वहाँ टेक्निकल स्टाफ होता है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम किस तरीके से ही काम करें। अगर उन्हें सिखा भी दिया जाए लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसके लिए बताना समझाना बहुत ज़रूरी है। देन फिर है हमारे पास
कहाँ गया? फिर हमारे पास जो आ जाता है वो आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम जो नीड हम पूरी करना चाहते हैं वो हम विदाउट कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, कि जो नीड पूरी होनी है वो हो जाए, और वही सेम चीज़ कि कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहाँ मेंशन गया? जैसे यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी इज मोस्ट ऑफन डिफाइंड एज अ मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। इसका यही है कि यहाँ पर हमें 3 पिलर्स को यार बहुत देखना आपने कीवर्ड्स अलग-अलग वो सॉरी फैक्टर्स अलग-अलग हाईलाइट किए हुए नहीं किए हुए? सर हाईलाइट तो नहीं, मतलब इस तरीके से कि स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। नहीं मतलब कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के अलावा हमारे हर कीवर्ड्स के फैक्टर्स भी थे। देयर वर 8 फैक्टर्स फॉर ईच ना, वो सर अलग-अलग जैसे कीवर्ड 2 है ना, तो इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कस्टमर अवेयरनेस, और फिर यहाँ पर ख़त्म होके फिर आगे दूसरा स्टार्ट हो रहा है। यार हमने पूरा आपको टेम्पलेट फॉरवर्ड किया हुआ था जिसके अंदर हमने अलग-अलग हेडिंग्स डाल के बनाना है, आपने वो बनाया नहीं है। पूरा आपने टेम्पलेट फॉलो करना है तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये दिस इज द प्रॉब्लम। अभी आप छोड़ दो, आप वो फॉर्मेट फॉलो करो, अपडेट करो, आपका फिर जो आपने सबमिट किया वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये फॉर्मेट ही आप फॉलो नहीं करिए, हमने पूरा बना के शेयर किया है आपको, ठीक है सर। तो प्लीज अपडेट करो इसको। ओके, ओके सर। दूसरा ग्रुप आ जाए प्लीज। ओके, शेयरिंग हटा दो ताकि दूसरा ग्रुप शेयर कर ले। हमारा टॉपिक है बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट इंडस्ट्री 4.0 हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहलाता है, जिसमें हम लोग जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल वर्क है या जितनी भी हमारी वर्किंग है, हम उसको डिजिटलाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करके कि हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको फुली डिजिटलाइज कर दें और ज़्यादा जितना भी हमारा वर्क है वो जल्द से जल्द हो पाए। और सस्टेनेबल सप्लाई चेन बेसिकली उसमें ये है, हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर पाएँ और अपनी जो है सप्लाई चेन जो है हमारी, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए अपनी सप्लाई चेन को भी सस्टेन कर पाएँ। तो इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स ये हैं। बिग डाटा एनालिसिस, इसमें बेसिकली ये है कि हम लोग अपनी ये एक टेक्निक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि बिग डाटा एनालिसिस, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। और बेसिकली इसकी एबिलिटी जो है वो है कि हम मैनेज कर पाएँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको मैनेज कर पाएँ, सेव कर पाएँ, और इसको हम यूज़फुल और उसकी जितनी भी हमारी वर्किंग होगी उसको एक्शन कर पाएँ, उसके ऊपर उस पे वर्किंग कर पाएँ। स्ट्रेटजीज़ हम लगा पाएँ इसके ऊपर कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है वो ईज़िली हो जाए। फिर है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है, हम ऑर्गेनाइजेशन की जितना भी हमारा डाटा होता है, जितना भी डाटा स्ट्रक्चर होता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन शॉर्ट चंक्स कह लें, या फिर इन शॉर्ट अमाउंट के, वो फिर जो है हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल कोड्स के अंदर और फिर स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, जो हम लोगों ने बनाया हुआ होता है उसके अंदर हम डेटाबेस अपना डेटा जो है वो सेव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम। इसके अंदर ये है कि हम लोग जो है फिजिकल और कंप्यूटर सिस्टम्स को बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच में जो वर्किंग हो रही होती है उनको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, और इनकी जितनी भी वर्किंग होती है उसके ऊपर हम रिसर्च करके अपनी जो है एक्शन में लेकर आते हैं। अपना जो है हमारा टास्क होता है इसको कंप्लीट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क होता है वो कंप्लीट करके। ये बिल्कुल सही।
फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली ये होता है हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ऑन इंटरनेट सेव करते हैं, नॉट ऑन कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो हम ऑन इंटरनेट कोशिश करते हैं कि सेव करें, ताकि सबको इंफॉर्मेशन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई ऐसा ना रह जाए कि किसी को इंफॉर्मेशन फुल पहुंच ही नहीं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है सारा डाटा उसके अंदर इनपुट करते रहें। सर फिर आगे का कंटिन्यू हबीबा करेंगी। श्योर यार, श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा टॉपिक है मार्केट कंपैरेटिवनेस। मार्केट कंपैरेटिवनेस ये होता है कि अच्छा, एक ये ऑर्गेनाइजेशन। आप इस तरह एक्सप्लेन करो, आप बच्चों को एक्सप्लेन करिए। ओके ओके सर। मार्केट कंपैरेटिवनेस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को जो है वो इनोवेट या डेवलप करने के लिए जो है वो अपने आप को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो अलग दिखाने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट इनकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो इनोवेट कर रही होती है अपने आप को मार्केट में सस्टेन रखने के लिए। ये मार्केट कंपैरेटिवनेस कहलाती है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाई तो उसकी पैकेजिंग में इस तरह से करूँगी कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, तो ये जो है मुझे अलग बनाती है कि मैं एनवायरनमेंट पे फ़ायदा दे रही हूँ और मैं दूसरे प्रोडक्ट से भी जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंस कर रही हूँ। देन नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ये है कि बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, इनोवेट करने के लिए जो अमाउंट जो R&D डिपार्टमेंट में जो लगा रही होती है उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो है एक R&D एक्सपेंडिचर इसीलिए भी लगाया जाता है कि कस्टमर की जो है वो नीड्स एंड वांट्स जो है वो चेक किया जाए कि कस्टमर आपका जो है वो चाहता क्या है, आपके प्रोडक्ट में चाहता क्या है। देन है हमारा लोकल प्रोक्योरमेंट। लोकल प्रोक्योरमेंट ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो परचेज किसी ऐसे सप्लायर से कर रही हो जो कि लोकल हो। मतलब एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो अपने सप्लाई जो रॉ मटेरियल जो है वो लोकल सप्लायर से जो है वो परचेज कर रही होती हैं। इससे जो है वो उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, सस्टेन रहते हैं सप्लायर्स, और जो है वो उनको लो कॉस्ट भी पड़ रही होती है। एंड देन है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है कि जो टोटल कॉस्ट जो है वो हमें जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जो सस्टेन करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो जो कॉस्ट चाहिए होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। जो भी हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और एनर्जी एफिशिएंसी ये होता है कि हम जो है वो अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हम एफिशिएंट वे में यूज़ करें, कि हम ज़्यादा ना कर दें। कहीं हम इतने से जो है वो ऑर्डर बनाने के लिए हम कहीं ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अपनी एनर्जी जो है वेस्ट ना कर दें। इसको एफिशिएंटली जो है वो हम यूज़ करें एनर्जी को। एंड देन है लास्ट वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में जो है ये है कि हम कंपनी जो है इस तरह से जो स्ट्रेटेजी बनाती हैं कि वो अपने जो वेस्ट है प्रोडक्ट के या कंपनी का जो भी वेस्ट है इसको 3 आवर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जो कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज है। और जो है वो उनको जो है वो जो नॉन रिसाइकिलेबल और नॉन रीयूजेबल जो उनके वेस्ट होते हैं उसको जो है वो इस तरह से डंप करें कि आपके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो या किसी और को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। नेक्स्ट जो है वो तूबा शहाब समझाएंगी। ओके, श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ये सारे टॉपिक्स हैं, एंड द रेस्ट ऑफ आवर माय आई एम गोना एक्सप्लेन इट। फॉर द फर्स्ट, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर जैसे कि वेस्ट मटेरियल वगैरह का होता है कि वो अगर एक्स्ट्रा यूज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेगा, वो हमारे सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हम लोग इसी तरह अपनी रिसोर्सेज जैसे कि वाटर है उसको अगर हम लोग कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी चीज़ों की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। ये एनवायरनमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट करेगा, एंड इट्स गुड फॉर सोशल बेनिफिट्स, यानी कि वो हमारे कस्टमर्स को अच्छा एक वो देगा कि हम लोग एक अच्छे तरीके से अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन राइट्स ये कोई हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज ह्यूमन जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं उनके हम लोगों को राइट्स का ख्याल रखना है कि हम लोगों को मतलब उनके जो हम ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में हम वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको पता होते हैं। ये कोई अननोन राइट्स तो होते नहीं है, ये नॉर्मल राइट्स होते हैं। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है सप्लाई चेन के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि आप एक हर पर्सन को एक इक्वल राइट देने हैं कि वो अपने हिसाब से अपने आप को काम कर सके अपने एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ एंड सेफ्टी। वेल सर, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर ये बताया गया है 1993 में कि हमारे यहाँ पे एक सेफ्टी कल्चर क्रिएट किया गया है कि हम लोगों को उसके मुताबिक अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज और बाकी सारे लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसके अंदर वो लोग आराम से काम कर सकें और उसके मुताबिक उन लोगों को जैसे उनको डिफिकल्टीज फील हो मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उनको गाइड कर सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें। ये हमारे सस्टेनेबिलिटी के बहुत की रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग एजुकेशन। तो एवरी सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को हर जगह पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है कि हम लोग जब तक उनको बताएंगे नहीं कि उनको किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, तो वो लोग हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। एंड लास्ट इज सप्लायर रिलेशनशिप। हम लोगों को अच्छे सप्लायर रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग उसमें अच्छे सस्टेनेबिलिटी बिजनेस की बढ़ेगी हमारी। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों को कोई सी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक सप्लायर से रिलेशनशिप एक मस्ट नीड हो जाती है। एंड दैट्स इट सर, आई थिंक मैंने अपने कवर कर लिए हैं टॉपिक। जी हाँ Thank you बिल्कुल, so much. थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। आप Sir, can I explain now? आपका दूसरा ग्रुप है ना? यू आर फ्रॉम द सेम ग्रुप या दूसरा ग्रुप है? नहीं सर, दूसरा ग्रुप है, सारा ज़िया ग्रुप। हाँ, देखो दिस मीटिंग इज बीइंग कंक्लूडेड, तो हम लोग एक 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स करो, देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू जूम मीटिंग। ओके, ओके, इट्स 11:30, लेट्स स्टार्ट एट 11:40 ताकि आप लोग फ्रेश अप भी हो जाओ। ओके सर। थैंक Okay. यू।